In this video, we'll discuss history, events, themes, writers, and trends of the modern period, which extends from 1914 to 1945. हम loosely अटैच कर सकते हैं जॉर्जियन एरा को भी मॉडर्न पीरियड के साथ, तो इसीलिए इस ट्रांजिशन को हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि एडवर्डियन टू डायरेक्ट मॉडर्न और जॉर्जियन टू डायरेक्ट मॉडर्न। लेकिन चूंकि एडवर्डियन में किंग एडवर्ड और जॉर्जियन में किंग जॉर्ज अलग अलग दो रीन्स रहे हैं, तो इसलिए उनको अलग डिस्कस किया है। जो ट्रांजिशन हुई है उसमें सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन का बहुत बड़ा फैक्टर है। वर्ल्ड वॉर वन ने बहुत डेवस्टेटिंग, तबाहकुन और बहुत ही मायूस कुन, डिसइल्यूजन किस्म की तब्दीलियां लेके आई है और उसने सोसाइटी पे, कल्चर पे और लिटरेचर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने जंग के ट्रॉमास को और जंग की तकलीफों को और परेशानियों को और मुसीबतों को हैंडल किया है, तो उन्होंने थीम ऑफ एलिनेशन एड्रेस की है, जिसको हम आइसोलेशन या सेपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जंग की वजह से लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है और डिस्टेंसिंग हुई है। और फिर उसमें मायूसी का एक एलिमेंट है जिसको हम डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं। और फिर ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज है कि जो विक्टोरियन और एडवर्डियन ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो खत्म हुई हैं और चीजें मॉडर्निज्म की तरफ गई हैं। तो इस मॉडर्न पीरियड में मॉडर्निस्ट लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन हुई है विद द फॉर्म, लैंग्वेज एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स थी, जिनमें एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स थे, स्टाइल्स थे, थीम्स थी, जो कि बहुत टाइम से लिटरेचर में चली आ रही थी और जिनमें डिफरेंट जॉनर्स थे, जैसे नॉवल है, पोइट्री है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और एक कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर होता था, कैरेक्टराइजेशन होती थी, एक नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता था, और एक स्टोरी टेलिंग का जो एक्सप्रेशन है उसमें इमेजिनेशन आई और आर्टिस्टिक मूवमेंट्स आई, नए स्टाइल्स आए, नए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस आई, जिनमें अगर एग्जांपल में हम डिस्कस करें तो क्यूबिज्म है, सररियलिज्म है, विजुअल आर्ट है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनमें जैज म्यूजिक भी हुआ है और लिटरेचर रीडिफाइन हुआ है। और इन राइटर्स ने ट्रेडिशनल फॉर्म को छोड़ के फ्रेगमेंटेड, chaotic और डायनामिक किस्म की नेचर जो मॉडर्न लाइफ की है उसको कैप्चर करना शुरू किया है और चीजों को डायरेक्ट किया है, सिंपल किया है और ज्यादा फंक्शनल किया है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। हम पिछले दो पीरियड्स में भी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्विकली देखते हैं कि 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन में इनोवेशन हुई है, कम्युनिकेशन के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इंडस्ट्री लगी है, और ये जो चेंजेस हैं इन्होंने डेली लाइफ को कंट्रीब्यूट किया है और उसमें एक सेंस ऑफ डिसलोकेशन भी हुई है। लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ एक अच्छे रोजगार और अच्छी जिंदगी की तलाश में आए हैं, जिससे इमिग्रेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, और इससे जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसको एक एक्सप्रेशन मिली है और नए आइडियाज और नई थीम्स मिली है। नेक्स्ट इज कल्चरल शिफ्ट। जो इंटरवार पीरियड है उसमें सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट आए हैं, जिसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी लोगों का चेंज हुआ है। तो राइटर्स जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स जॉयस हैं, उन्होंने एक्सप्लोर की हैं थीम्स और ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ जेंडर जो हैं उनसे हट के एक नया नैरेटिव स्ट्रक्चर दिया है। तो बेसिकली जेंडर, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो वुमेन राइट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं और जेंडर रोल्स जो है वो रीडिफाइन हुए हैं, जैसा कि खवातीन डोमेस्टिकेटेड रोल से निकली हैं और सफरेज मूवमेंट का एक जिक्र किया है हमने पीछे जो पीरियड्स डिस्कस किए हैं उनमें वोटिंग के राइट्स मिले हैं, और एक फ्लैपर कल्चर आया है जिसमें खवातीन जो हैं वो ज़्यादा फैशनेबल हो गई और उनका बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा ओपन और ज़्यादा सेकुलर हो गया है, और मीन्स के उन्होंने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिए हैं, स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दिए हैं, छोटे बाल रखना शुरू कर दिए हैं, और मीन्स की ओपन पब्लिक में वो स्मोकिंग करती थी और इस तरह की चीज़ें। और जो सेक्सुअलिटी का एक्सप्रेशन है तो वो जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज हैं, जिसमें सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप पे खुल के बात हुई है, और फिर आइडेंटिटी जो है मॉडर्निज्म में वो भी इंटरवार पीरियड में कैरेक्टराइज हुई है, जिसमें थीम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो है वो डिस्कस होना शुरू हुई है और इन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है उनको चैलेंज किया है। और फिर सेक्सुअलिटी में जो सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू आया है तो वो LGBTQ के राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर लोग जो हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टिग्मा फील कर रहे थे और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था सोसाइटी का उनके साथ, उनके राइट्स की बात हुई है। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हुई हैं, जिनमें एग्जिस्टेंशियलिज्म है, साइको एनालिसिस है और मार्क्सिज्म है। ये जो मूवमेंट है इन्होंने लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया है, राइटर्स को नई थीम्स में भी लिए हैं और उन्होंने क्वेश्चन किए हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, उनकी कॉन्शियसनेस को और सोसाइटल स्ट्रक्चर को। एग्जिस्टेंशियलिज्म बेसिकली इंडिविजुअल एबिलिटी पे फोकस करता है और ये अपनी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बनाने पे फोकस करता है और उसके एक्शन और उसकी चॉइसेस जो हैं उनको वैल्यू करता है और उनको फ्रीडम देता है, जिसमें हमें ऑथेंटिसिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ की चीजें मिलती हैं।
और जो साइको एनालिसिस है, तो फ्रियड की जो थ्योरीज हैं जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है इड, ईगो एंड सुपर ईगो का, अना, फोके अना, और फिर लिबिडो जो एक इंसानी शहवत का एलिमेंट है, और फिर एक इडिपस कॉम्प्लेक्स जो मेल टू फीमेल रिलेशंस हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया है बल्कि लिटरेचर, आर्ट और कल्चरल स्टडीज में भी इनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। और मार्क्सिज्म जो है ये बेसिकली इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक मिक्सचर है और कल्चरल स्टडीज में इंक्लूड है, जो बिलीव करता है कि जो सोशल क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो मार्क्सिस्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है इसको खत्म किया जाए और क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए और हर चीज कॉमन ओनरशिप में लाई जाए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको भी कॉमन ओनरशिप में लेके आया जाए। तो मार्क्सिस्ट बेसिकली क्लास सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सो इंटरवार पीरियड जो है इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है। ग्रेट डिप्रेशन रहा है, बैंक्स जो हैं बैंकरप्ट हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई है, पॉवर्टी, होमलेसनेस, हंगर, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, हद से ज्यादा। सो ये इकोनॉमिक हार्डशिप जो है इसने एक सोशल अपहीवल जो है उसको इन्फ्लुएंस किया है और एक डिस्टर्बेंस और एक डिसऑर्डर रहा है सोसाइटी में, जिसकी वजह से लिटरेचर में नई थीम्स मिली हैं जिनमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस मेजर थीम्स हैं। Now we discuss that what factors contributed in the development of modern period. So first of all, industrial revolution. 18th century में ये phenomenon start हुआ है और 19th century तक चला है और इसने बहुत ज्यादा सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस लाई हैं, इकोनॉमिक चेंजेस लाई हैं। इसमें अर्बनाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, लेबर पैटर्न्स शिफ्ट हुए हैं और ट्रेडिशनल वे से हट के जिंदगी से नए एक्सपीरियंसेस और नए पर्सपेक्टिव ड्रा हुए हैं और लिटरेचर ने भी उससे अपना एक्सप्रेशन और अपना नैरेटिव लिया है। जैसे कि लोग खेतों में काम करते थे, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि डोमेस्टिकेटेड होती थी उनमें काम करते थे, ये स्किल और क्राफ्ट होता था, तो बेसिकली वो मैस प्रोडक्शन की तरफ चले गए, फैक्ट्रीज में चले गए, शिफ्ट में काम होने लग गया, लोगों की ट्रेनिंग होना शुरू हो गई, फिर उसकी वजह से एक एजुकेशनल सिस्टम भी बना क्योंकि लोगों को ट्रेन करना था। तो ये सारी चीजें हम पीछे प्रीवियस पीरियड्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा फिजिक्स को, बायोलॉजी को, साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है और इस इन्फ्लुएंस ने रिलीजियस और फिलोसॉफिकल जो बिलीव्स हैं, फिलोसॉफिकल बिलीव्स, उनको चैलेंज किया है। जैसे कि एक बिलीव जो था वो ये था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, तो बेसिकली ये कंट्रास्ट बना रिलीजियस बिलीव्स के साथ। और इसी तरह गैलीलियो जो है उनकी जो फिलोसफीज थी और बहुत जो साइंटिफिक एडवांसमेंट करने वाले लोग थे, इनको रिलीजियसली और फिलोसॉफिकली बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें एक डार्विनियन थ्योरी हमने पढ़ी है जो, और इसी तरह एक बिग बैंग की थ्योरी है। सो फिजिक्स में देखें तो आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटी दिए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दी है जिसने यूनिवर्स को रिवोल्यूशनलाइज किया है। बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चार्ल्स डार्विन जो है उनकी जो डार्विनियन थ्योरी है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है और डाइवर्सिटी जो एक जमीन के ऊपर जिंदगी की डाइवर्सिटी है, इसने बहुत ज्यादा मिथ्स क्रिएट की हैं और रिलीजियस ट्रेडिशन और एक स्पार्किंग किस्म की डिबेट जनरेट की है। और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिगमंड फ्रॉयड हैं, इन्होंने नई इनसाइट्स दी हैं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि साइकोलॉजी सबसे पहले कहते थे कि इज द स्टडी ऑफ सोल, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, और फिर इन्होंने कहा कि दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इसी तरह सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है जो कि क्लासलेस सिस्टम पे बिलीव करती है और उस तरह की और थ्योरी, तो ये सारी एडवांसमेंट्स बेसिकली साइंटिफिक एडवांसमेंट की बाय प्रोडक्ट्स हैं या उन पे बेस कर रही हैं। सो इनमें राइटर्स और थिंकर्स जो हैं उन्होंने इन तमाम इम्प्लीकेशंस को जो कि साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उनको नए तरीकों से अंडरस्टैंड किया है और उनसे नई कॉम्प्रिहेंशंस ली हैं और फिर वर्ल्ड और ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने नया लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस एंड सोशल मूवमेंट्स। सो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो हैं 18th सेंचुरी में, वो भी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये जो पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं सब्सिक्वेंट, इन्होंने जो सोशल मूवमेंट जिसमें फेमिनिज्म है, एबोलिशनिज्म है और वर्कर्स राइट्स हैं, इन्होंने एक डिबेट को फ्यूल दिया है और लिटरेरी वर्क में पावर, अथॉरिटी और सोशल जस्टिस की बात होने लगी है। अगेन फेमिनिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एडवोकेट करती है। और इसी तरह जो एबोलिशनिज्म है ये एक मूवमेंट है, ये स्लेवरी और स्लेव ट्रेड जो है उसकी इरेडिकेशन पे बात की गई है। राइज ऑफ अर्बनिज्म एंड मैस कल्चर,
सिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से मैस कल्चर बढ़ा है, और इससे जो एडवांसमेंट्स हुई हैं और ट्रांसपोर्टेशन हुई है और जो कम्युनिकेशन हुई है, इसकी ज़रूरत पड़ी है और वो फैसिलिटेट भी हुई है। तो ये जो डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन क्लोजर कॉन्टेक्ट में आई है और उन्होंने न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन डेवलप किए हैं और एक नया किस्म का कल्चरल और एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है। तो राइटर्स ने इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो कि अर्बन लाइफ में स्टार्ट हुई हैं और उसमें जो आइसोलेशन या एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एग्जिस्टेंस में, और मैस मीडिया का इम्पैक्ट ह्यूमन सबकॉन्शियस के ऊपर और उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, इनको एक्सप्लोर किया है। तो बेसिकली लोग क्लोजर कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे घर हैं और दीवारें हैं और लोगों का जो एक बिजी स्केड्यूल है, तो वो करीब होने के बावजूद भी दूर हैं, जिसको हम भी आजकल फेस कर रहे हैं। कि जो मैस कल्चर है ये बेसिकली एक कल्चरल प्रोडक्ट है, ये कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट, कि उनकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है क्योंकि उनकी कंजप्शन लार्ज स्केल पे हो रही है, एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए जो चीज़ बनाई जाती है। तो उसमें एक पॉपुलर म्यूजिक है या ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं या टेलीविजन शोज हैं या कमर्शियल हैं, तो लिटरेचर में ये जो चीज़ें हैं ये एक टारगेट ऑडियंस जो इनकी है वो एक मल्टी कल्चरल हो गई है और ज़्यादा हो गई है, तो इसको मैस कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। मॉडर्न पीरियड में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं लिटरेरी थ्योरी पे भी और क्रिटिसिज्म पे भी। तो ये जो मोमेंट्स हैं जिनमें फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है और साइको एनालिसिस है, इन्होंने ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी कि लिटरेचर को किस तरह समझा जाता था या इंटरप्रेट किया जाता था उनको भी चैलेंज किया है, और नए एवेन्यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुए हैं जिनमें एक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज है, टेक्स्ट है और मीनिंग है, यानी कि चीज़ों को पहले सिंपल सिंगल हैंडेडली या फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव नहीं लिया जाता था, अभी सोच के अंदाज भी बदल गए थे। फॉर्मलिज्म एक अप्रोच है जिसमें लिटरेचर, आर्ट या दूसरे जो कल्चर चीज़ें होती हैं उनको फॉर्मल क्वांटिटीज से एनालाइज किया जाता है, जैसे कि उनका स्ट्रक्चर, स्टाइल, टेक्निक और उनका सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उसमें जो क्रिटिक्स होते हैं वो नैरेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, सिंबोलिज्म को देखते हैं, विजुअल कंपोजिशन को देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि किस तरह मीनिंग्स क्रिएट किए गए हैं या मीनिंग्स कन्वे किए गए हैं किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में। स्ट्रक्चरलिज्म जो है अगेन ये थियोरेटिकल अप्रोच है जो इन्वॉल्व करती है लिंग्विस्टिक्स को और एंथ्रोपोलॉजी को, और इसमें तीनों चीजें लिटरेरी थ्योरी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स की स्टडी नहीं होती बल्कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या हिडन स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और समझा जाता है। और साइको एनालिसिस ये बेसिकली एक थेरेप्यूटिक मेथड है जो कि अनकॉन्शियस माइंड को और उसके इन्फ्लुएंस को बिहेवियर पे, इमोशंस पे और पर्सनैलिटी पे स्टडी करता है। वर्ल्ड वॉर एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, सो ये जो कैटास्ट्रोफ हुआ है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है और इस तरह के जो इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, और इनका प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है कलेक्टिव साइक ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर, यानी कि इंसानियत मिन हैसुल कौम, सिर्फ एक फर्द नहीं, सब कलेक्टिवली इसका एक असर हुआ है, और उनका सोल, स्पिरिट, एसेंस, बीइंग, इनर सेल्फ, माइंड, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हर चीज जो है इम्पैक्ट हुई है। और ये तमाम डेवस्टेशन और डिसइल्यूजनमेंट जो है, तबाही और मायूसी है, इसने और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं जिससे राइटर्स ने क्वेश्चन किए हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीव्स को कि वो उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट की है फ्रेगमेंटेड, एक डिसजॉइंटेड किस्म का लिटरेचर और अनसर्टेन, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और अक्सर तो एब्सर्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ उन्होंने बयान की है। तो ये जो एब्सर्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ है इसमें डिस्पेयर है, एंग्जाइटी है, एलिनेशन है, मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हुई है, पैसा आया है लेकिन लोगों में मायूसी, लोगों में परेशानी, बेचैनी और लोगों में फासले बढ़े हैं, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है वो रैशनैलिटी के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर जा रही है, जो कि गैर इंसानी किस्म का एक रवैया है, और उससे फिर एब्सर्ड किस्म की थीम्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं। मीन्स बेसिकली हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है ये इर्रेशनल है, कि जिस तरह हमारे जहन में एक बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ी कोठी है और वो भी हम बहुत मजबूत और बहुत लश किस्म की बनाना चाहते हैं, महंगी से महंगी कार में रहना चाहते हैं, और मेरी ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी है तो पूरी ज़िंदगी हम ख्वाहिशों के पीछे गुजार रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है उसकी ना। तो इसमें जो एल्बर्ट कैमस हैं उनका एक काम है द मिथ ऑफ सिसिफस। तो ये बेसिकली मॉडर्न एग्जिस्टेंस की ह्यूमन क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड सीमिंगली इर्रेशनल वर्ल्ड, मतलब कि हम अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो एक ख्वाबों की दुनिया है और हम दुनिया में ही जन्नत बनाने के चक्कर में हैं, या इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली हम सब दुनिया के पीछे पड़ गए और मटेरियलिज्म के पीछे पड़ने की वजह से स्पिरिचुअलिटी का लॉस हुआ है। कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंज हुआ है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई है, क्योंकि कलोनियलिज्म पूरी दुनिया में फैला है, उसकी वजह से ट्रेड फैला है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं और
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बढ़े हैं, तो राइटर्स जो हैं वो उनको एक्सेस हुई है डाइवर्स किस्म के कल्चर्स तक, लोगों की क्रॉस कल्चरल मूवमेंट हुई है और राइटर्स की भी मूवमेंट हुई है, और फिर उन्होंने डिफरेंट किस्म के क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनको एज ए थीम यूज किया है, और लिटरेरी ट्रेडिशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से। तो ये जो क्रॉस पोलिनेशन ऑफ आइडियाज है, इसने इन्फ्लुएंस किया है लिटरेरी लैंडस्केप को, और जो मॉडर्न पीरियड है उसमें न्यू फॉर्म्स और स्टाइल्स और एक्सप्रेशन डेवलप हुए हैं और इमर्ज हुए हैं, जिसकी एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं जिस तरह के E.M. फॉस्टर का जो नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया। तो बेसिकली E.M. फॉस्टर को क्रॉस कल्चरल एवेन्यू मिला है, तो उन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखा है। और जो न्यू फॉर्म्स और न्यू स्टाइल्स मॉडर्न पीरियड में डेवलप हुए हैं, तो ये हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जैज म्यूजिक और लिटरेचर की नैरेटिव टेक्निक्स जिसमें फ्रेगमेंटिक और कियोटिक किस्म के कंटेंट्स जो इंक्लूड किए गए हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ वी लुक इनटू द थीम्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। सो जो ऊपर फैक्टर्स की बात हुई है और जो ट्रांजिशन की बात हुई है, तो बेसिकली वही इवेंट्स और वही फैक्टर्स थीम्स में कन्वर्ट हुए हैं और लिटरेचर में डिस्कस हुए हैं। सो द फर्स्ट थीम इज डिसइल्यूजनमेंट एंड एलिनेशन। मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, सिनिसिज्म है और आइसोलेशन है, डिस्टेंसिंग है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का, तो तमाम इंडिविजुअल्स जो है वो डिसइल्यूजन्ड हैं, मायूस हैं, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो T.S. इलियट, इजरा पाउंड और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो हैं, इन्होंने एक सेंस ऑफ आइसोलेशन और एलिनेशन और डिसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो हिजरत करके गए हैं, उनका बताया है कि वो जनरेशन्स तक फील हुई हैं, और उन्होंने जंग के बाद एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी में शिफ्ट हुई हैं, और उन्होंने ट्रॉमेटाइज किया लोगों को। फ्रेगमेंटेशन ऑफ रियलिटी। फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिसइंटीग्रेशन, डिस्ट्रक्शन। सो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ, लैंग्वेज के साथ, और उन्होंने जो मीनिंग्स कन्वे किए हैं उनकी नेचर फ्रेगमेंटेड है, डिसजॉइंटेड है, और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और जो उसका एक्सपीरियंस है उसको भी उन्होंने फ्रेगमेंटेड वे से प्रेजेंट किया है, यानी कि उनमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें बयान नहीं हुई। सो जो भी टेक्निक्स अप्लाई हुई हैं जिनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है और कोलाज है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं डिसऑर्डर्ड और केओटिक वर्ल्ड ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि वर्ल्ड भी केओटिक थी और जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसके नैरेटिव्स भी केओटिक थे और नए थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव है जो कि फ्लो ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को जो एक कैरेक्टर के ज़हन में चल रही होती हैं, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड स्ट्रीम होता है, उनको कैप्चर करते हैं। तो उसमें कोई कन्वेंशनल पंक्चुएशन नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई नेचुरल थॉट प्रोसेस नहीं होता, और कोई ऑर्गेनाइज्ड स्टोरी टेलिंग नहीं होती इसमें। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग जो है ये भी अगेन एक नैरेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो नहीं करता। सो ये मींस बैक एंड फोर्थ टाइम में जंप करता रहता है, मेमोरी बेस्ड होता है, फ्लैशबैक्स होती हैं इसमें, और आउट ऑफ ऑर्डर इवेंट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। इससे फिर सस्पेंस क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, और नैरेटिव जो है वो एक पजल के तौर पे रीडर के लिए रिप्रेजेंट होता है। अगेन कोलाज एक आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स को असेंबल किया जाता है, जैसे कि फोटोग्राफ हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, फैब्रिक्स हैं। तो ये कोलाज, जब हम मोबाइल के कैमरे भी देखें तो उसमें भी एक कोलाज की एक आती है ऑप्शन, तो उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मल्टीपल विजुअल आर्ट्स को, लिटरेचर को, म्यूजिक को इकट्ठा करके एक बना देने को, असेंबल करके एक करने को। तो उसमें जो पैब्लो पिकासो हैं, ये जॉर्ज बरोक हैं, और अगेन T.S. इलियट की जो वेस्टलैंड है, ये सारी कोलाज की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज लॉस एंड ट्रॉमा। सो जो एक्सपीरियंस ऑफ वॉर है और इसकी जो आफ्टर मैथ है, कि लिटरेचर पे बहुत अरसा तक रही है, और इसकी इमर्जेंस और अपीयरेंस जो है, ये मटेरियलाइजेशन जो है वो मॉडर्न पीरियड तक फील की जाती है। सो राइटर्स जो हैं उन्होंने लॉस की, ट्रॉमा की और सर्च फॉर द मीनिंग एंड पर्पस की थीम्स को एक्सप्लोर किया है, और इंक्रीजिंगली एक केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल किस्म की दुनिया जो है उसको अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट किया है। एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट, ये बेसिकली एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी है, एक ड्रेड है, एक डिस्पेयर है, खौफ है, जो कि फ्रॉडुलेंट और फंडामेंटल किस्म के जो क्वेश्चंस हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, मीनिंग ऑफ लाइफ के, फ्रीडम के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के और मॉर्टेलिटी के, जो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके दरमियान में ये एक गुस्सा है, एक परेशानी है, एक बेचैनी है, जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अगेन इसमें सर्च फॉर द मीनिंग, और मीनिंग, सर्च फॉर द मीनिंग इन अ वर्ल्ड विच इज सीमिंगली मीनिंगलेस। मतलब दुनिया ही पूरा नक्शा तबाह हुआ पड़ा है, तो उसमें बंदा क्या मीनिंग तलाश करे। और उसमें एंग्जाइटी है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के बारे में, और जो प्रोमिनेंट मॉडर्न लिटरेचर है उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है। सो राइटर्स जो हैं जिस तरह के फ्रांस कफ्का हैं, ये जीन पॉल सार्ट्रे हैं,
इन्होंने absurdity of human existence और uncertainty of the modern condition इसको फॉलो किया है और एक्सप्लोर किया है. सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट. इंटरवॉर पीरियड में सोशल और पॉलिटिकल अपीवल बहुत ज्यादा रहा है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है और फाशिज्म बढ़ा है और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ी है. सो राइटर्स जो हैं जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल हैं, ऑल्डोस हक्सले हैं या जॉन स्टीनबेक हैं, इन्होंने अपनी राइटिंग में क्रिटिसाइज किया है इनजस्टिसेस ऑफ द टाइम को और उन्होंने वार्न किया है टोटलिटेरियनिज्म है और जो अनचेक्ड कैपिटलिज्म है इसके खतरात से इन्होंने आगाह भी किया है. टोटलिटेरियनिज्म जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है और एक सिंगल पार्टी होती है या एक डिक्टेटर होता है जो कि पब्लिक के और प्राइवेट लाइफ के तमाम मैटर्स को हैंडल कर रहा होता है. तो अगेन इंडिविजुअल फ्रीडम सप्रेस होता है, सेंसरशिप होती है, प्रोपोगेंडा होता है और स्टेट वायलेंस यूज की जाती है पावर और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए. तो इसको हम टोटलिटेरियन रिजीम कह सकते हैं. और जो अनचेक्ड कैपिटलिज्म की टर्म यूज हुई है तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कम से कम गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करती. तो एक लार्जेस्ट फेयर पॉलिसीज जो होती हैं कि जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं, फ्री मार्केट है और उनका ऑपरेशन फ्री है, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, उनकी मर्जी के रेट है. तो इसमें अगेन जो सोशल वेलफेयर है, इक्वालिटी है या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और प्राइवेट ओनरशिप में इनका हमें नुकसान करना पड़ता है. जिस तरह के आजकल माहौल को नुकसान हो रहा है तो तमाम फैक्ट्रियों वाले अपना वेस्ट फेंकी जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ नफे से कर्ज है और किसी चीज से कर्ज नहीं है. या हमारे आसपास चीजों के जो भी रेट चल रहे हैं, गाड़ियों से लेके खाने पीने की चीजों तक, तो बिल्कुल अनचेक्ड चीजें हैं. तो इसको बेसिकली अनचेक्ड कैपिटलिज्म का नाम दिया गया. और कैपिटलिज्म के बारे में कहते हैं कि अगर लोग खुदकुशियां करना शुरू होंगे तो ये लोग रस्सियां बना के बेचना शुरू कर देंगे कि हमारी रस्सियां बिकेंगी, जिस तरह कोविड में मास्क बिके. फाशिज्म की एक टर्म यूज हुई है. अगेन ये भी एक इंतहाई दाएं बाजू की या राइटेस्ट किस्म की एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि डिक्टेटरशिप या अल्ट्रा नेशनलिज्म और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम पे बिलीव करती है. जबकि जो लेफ्ट के लोग होते हैं या बाय विंग के लोग होते हैं वो बेसिकली फ्रीडम पे और लिबर्टी पे बिलीव करते हैं. नेक्स्ट इज जेंडर एंड आइडेंटिटी. तो मॉडर्न पीरियड में जो ग्रोइंग अवेयरनेस है अबाउट द इश्यूज ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी, जिसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं. सो राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस इन्होंने इन थीम्स को भी एक्सप्लोर किया है, जिसमें जेंडर फ्लूइडिटी है, सेक्सुअल अवेकनिंग है और कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी है. तो ये सब वर्जीनिया वुल्फ ने भी और जेम्स जॉयस ने भी इन पे काम किया है. जेंडर फ्लूइडिटी एक ऐसी टर्म है या कॉन्सेप्ट है जिसमें जेंडर आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल हो सकती है और फ्लूइड भी हो सकती है. तो वो मतलब rather than being fixed बाइनरी कैटेगरीज की, मीन्स कोई बंदा खुद को मेल या फीमेल कंसिडर करवाना चाहे तो उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है या फ्लूइडिटी है कि वो कर सकता है. तो मीन इट इज हिज चॉइस और हर चॉइस. और जो सेक्सुअल अवेकनिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई बंदा अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में आगाह होता है, अपनी डिजायर्स के बारे में, अपनी अट्रैक्शंस के बारे में. तो मीन ये जो बढ़ती हुई उम्र है जिसमें हमें अपने एप्टीट्यूड का या हमारे झुकाव का या मेलान का पता लगता है कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं या लड़के अच्छे लगते हैं. सो मीन्स इस वक्त ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई स्ट्रेट है या नहीं है, मीन्स कि लड़का अगर लड़की को पसंद करता है और उसको लड़की में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेट है. या लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है इसका मतलब वो स्ट्रेट है. अगर एक लड़का लड़के में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे या एक लड़की लड़कियों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो अगेन यहाँ पे एक सेक्सुअल अवेकनिंग का एलिमेंट जो है, मीन्स के यंग अडल्टहुड में या एडोलेसेंस में चीजें सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं की गई या प्रेफरेंसेस सेट नहीं की गई या जो एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप है उसको चेक नहीं रखा गया. इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जिस तरह 5-6 बहनों का एक भाई होता है तो वो भाई भी बहनों की तरह बिहेव कर रहा होता है, या 5-6 भाइयों की एक बहन होती है तो वो भी लड़का ही होती है ऑलमोस्ट अपनी हरकतों में. सो दिस इज आवर लास्ट थीम, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन. सो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन हमें हर जगह नजर आता है. सो राइटर्स ने लिमिट्स को पुश किया है और जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स हैं नॉवल की, राइटिंग की और एक जो वो नैरेटिव फिक्स्ड किस्म का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर का, लैंग्वेज का, उससे निकल के और तमाम जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कन्वेंशंस हैं उससे हट के उन्होंने एवंट गार्ड किस्म की टेक्निक्स जो है उनको एक्सप्लोर किया है और रियलिटी को रिप्रेजेंट किया है. एवंट गार्ड टेक्निक्स जो हैं ये बहुत ही इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल किस्म की अप्रोचेस हैं. ऊपर एक एक हमने जिक्र किया है इसका, लेकिन इसको कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं कि ये विजुअल आर्ट्स में अगर देखा जाए तो क्यूबिज्म है. जिस तरह पेब्लो पिकासो की हमें पेंटिंग्स नजर आती हैं तो उसमें क्यूबिज्म इन्वॉल्व है. एब्स्ट्रैक्ट किस्म की कंपोजिशंस है, मीन उल्टी सीधी लाइनें लगाई और डब्बे बनाए हुए हैं और उसको आर्ट का नाम दिया हुआ है. सो मीन्स जो समझते हैं उनके लिए बहुत वैल्यू है. अगेन डैडिज्म जो है वो
दादा आर्ट्स या डैडा आर्टिस्ट्स हैं, जिनमें हैना होच हैं और इस तरह के और आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने एब्सर्डिटी को, चेंस को और एंटी आर्ट स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूज किया है ताकि वो सोसाइटी और आर्ट को एक कन्वेंशनल नोशंस के ऊपर क्रिटिक कर सके। और फिर सरियलिज्म है, ये एक आर्टिस्ट मूवमेंट है जिसमें इमेजरी, इरेशनल जुक्सटापोजिशंस और एक ऑटोमेटिक किस्म की टेक्निक जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और ड्रीम लाइक सिचुएशन है। लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक कट अप टेक्निक है जिसमें टेक्स्ट को रैंडम तरीके से कट करके एक नई मीनिंग्स और नई एसोसिएशंस बनाने की कोशिश की जाती है। मैजिक रियलिज्म है जिसमें फ्रांस काफ्का या हमारे जो बेन ओकरी हैं, इन्होंने भी इसको यूज किया। तो फैंटास्टिक एलिमेंट्स जो हैं जिनमें मंडेन रियलिटी, डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ की रियलिटी को एक मैजिकल वे से प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एलिमेंट ऑफ मेटाफिजिकल सुपर नेचुरल एलिमेंट शामिल होता है। थैंक यू वेरी मच।